हेलो क्लास 8 एसएसटी में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, और ये आपके ज्योग्राफी का सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसको कवर करने के लिए टाइम लग रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तो दो टॉपिक जो है वो इंक्लूड है, एक तो मिनरल्स के बारे में और दूसरा पावर रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए टाइम लग रहे हैं। तो आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज तक हमारा हो गया हुआ है मिनरल्स के बारे में हो गया हुआ है ना। मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमने किए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हमने किए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हमने किया है वर्ल्ड वाइड में भी, इंडिया में भी, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इंडिया में भी हमने वो किया हुआ है, यूजेस ऑफ मिनरल्स भी हमने किया हुआ है, और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हमने किया हुआ है। तो पावर रिसोर्सेज में हमने क्या किया हुआ है, पावर रिसोर्सेज में हमने किया हुआ है conventional sources of energy. Power resources can be divided into conventional source of energy and non-conventional source of energy. Conventional source of energy वो होता है which have been in common use for a long period of time, जो बहुत ही पुराने ज़माने से उसको यूज़ कर रहे हैं। और ज़्यादातर conventional source of energy जो है वो नॉन रिन्यूएबल होता है, यानी कि वो एक दिन ख़त्म हो सकता है ज़्यादातर। ठीक है, वो हमने किया। उसमें हमने सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने क्या किया, फायरवुड हमने किया, है ना। फॉसिल फ्यूल में से हमने किया, कोल के बारे में हमने किया, पेट्रोलियम के बारे में हमने किया कि किस तरह से पेट्रोलियम मिलते हैं, किस तरह से ला के उसको किस तरह से रिफ़ाइन करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर गैस के बारे में हमने किया, हाइडल पावर यानी कि जो वाटर के ज़रिए, पानी के ज़रिए जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसको हाइडल पावर कहते हैं, इसके बारे में हमने किया, है ना। तो आज हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम करेंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो हो गया नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है वो ज़्यादा बहुत लंबे टाइम से उसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, और ये ज़्यादातर जो है ये नॉन रिन्यूएबल होता है। तीसरा, ये इन्वायरमेंट के लिए ये फिट नहीं होता है, ये ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, पोल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, ये मैंने आपको पहले से बताया था। ठीक है, अब उसके वजह से क्या हो रहे हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, कमी हो रहा है उसकी। ठीक है, जो कोल पेट्रोलियम जो है वो तो बन तो रहे हैं, मगर उसको बनने के लिए हज़ारों लाखों साल लग रहे हैं, और उसको यूज़ करने का जो स्पीड जो है, रेट जो है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रहे हैं। ठीक है, अब इट विल गेट एग्जॉस्टेड, और एक दिन जो है ये क्या हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा, इसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा, इन्वायरमेंट जो है उसको गंदा कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, ऐसा नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये एनर्जी जो है, ये ऊर्जा जो है बहुत ही ज़्यादा सेव होता है। एक तो इन्वायरमेंट के लिए सेव होता है, इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करता है वो, और इसको रिसेंटली डिस्कवर्ड किया हुआ है, रिसेंटली डिस्कवर्ड, और ये रिन्यूएबल, ज़्यादातर बच्चे रिन्यूएबल है, यानी कि इसको फिर से बना सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये है क्या, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होता है, वो ऊर्जा होता है जिसको लोगों ने रिसेंटली डिस्कवर्ड किया हुआ है, अभी ये ज़्यादा यूज़ में नहीं है,
यूज़ में है मगर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ़ होता है, ये पोल्यूट नहीं करते हैं, ये पोल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ज़्यादातर ये रिन्यूएबल है, यानी कि ये एग्जॉस्टेबल नहीं है, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये होगा तो अभी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसकी शॉर्टेज हो रहा है, ये एक दिन ख़त्म हो जा सकता है। तो इस वजह से लोगों ने इसका दूसरा रास्ता अपनाया कि ऐसा कोई हम एनर्जी यूज़ करेंगे, ऐसा कोई ऊर्जा यूज़ करेंगे जो तो एक तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी ख़त्म होगा, तो हम दूसरा जो ये ख़त्म होने का भी डर भी नहीं हो, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया, वो ऑप्शन चुना। और उसमें कौन सा है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम सोलर एनर्जी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी वो एनर्जी होता है, वो ऊर्जा होता है जो हमें सन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? हमें सन से, सूरज से जो एनर्जी मिलते हैं, जो ऊर्जा मिलते हैं, और उसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया? सोलर सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी। अब उसको इसके लिए क्या करते हैं, एक प्लेट बनाया जाता है, सोलर प्लेट बोलते हैं, आपने देखा ही होगा। एक प्लेट बनाते हैं, ठीक है। और इस प्लेट में सोलर सेल जो है वो फिट करते हैं इस तरह से, इसमें सोलर सेल्स फिट करते हैं। अब जब इस पे सन रेज पड़ेंगे, धूप पड़ेंगे, उस पे सन रेज पड़ेंगे, तो ये सोलर सेल जो है वो चार्ज हो जाता है सन रेज की वजह से, और उस सेल्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है सोलर एनर्जी, जो क्या है, इनएग्जॉस्टेबल होता है। सूरज की रेज जो है कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये नेचर ने हमें, भगवान का दिया हुआ हमें नेचर का गिफ्ट है ना। तो इसका ख़त्म होने का डर नहीं है, मगर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मगर उसको एक बार करो तो उसको बार बार, जैसे कि हमने गाड़ी लिया, एक गाड़ी ली तो एक बार लिया तो उसको चलने के लिए बार बार उसमें पेट्रोल डालने पड़ते हैं, बार बार उस पर खर्च करने पड़ते हैं। मगर हमने सोलर एनर्जी के लिए एक बार जो प्लांट हमने लगाया हुआ है वो एक बार लिया, मगर उसके बाद उसको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सोलर एनर्जी जो है ज़्यादातर फ़ायदेमंद होता है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ वो वाले कंट्रीज़ होते हैं जो, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल आपको पता ही होगा, ये अर्थ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अर्थ है, और यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। और वो कंट्रीज़ जो यहाँ पे पड़ते हैं, इसको ट्रॉपिकल कंट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, यानी कि फ़ायदेमंद है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सनरेज जो है वो डायरेक्टली पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। सनरेज जो है ज़्यादातर यहाँ पे पड़ते हैं, डायरेक्टली पड़ता है, तो सनरेज यहाँ पे अच्छा खासा है, तो सोलर एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करेंगे, ठीक है। ये है सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर हीटर। एक तो इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, इलेक्ट्रिसिटी तो हो गया, और दूसरा जो है उसको सोलर हीटर यूज़ किया जा सकता है गर्म करने के लिए। आपने यहाँ पे लद्दाख में देखा होगा, हर घर के सामने जो है एक पानी गर्म करने के लिए एक सोलर हीटर होता है, देखा ना। तो वो और उसका फेस जो है सन की तरफ किया हुआ होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, पानी जो है गर्म होते हैं, चाहे सर्दी हो या चाहे गर्मी हो, उसमें हमेशा पानी गर्म रहता है। किसकी वजह से? सन रेज की वजह से, ठीक है। तो वो हो गया सोलर हीटर। सोलर कुकर, खाना बनाने के लिए भी सोलर कुकर होता है, जो कुक करने के लिए जो सन रेज जो है वो यूज़ किया जाता है।
सोलर ड्रायर्स सुखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ तक कि आजकल ट्रैफिक सिग्नल्स होता है ना, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होता है उसको भी ये सोलर सेल्स जो है उसमें फ़िट किया जाता है, और वो सन रेज़ की वजह से वो चार्ज होता है, और इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल भी वर्क करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी, ये आपका सोलर एनर्जी हो गया। सोलर एनर्जी वो एनर्जी होता है, वो ऊर्जा होता है जो सन से मिलते हैं, सूरज से मिलते हैं, और उस सन रेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विंड एनर्जी। विंड यानी कि हवा। विंड से किस तरह से एनर्जी, किस तरह से ऊर्जा प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले तो विंड एनर्जी इज़ इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी एक इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, जब तक हवा चल रहा है तब तक हमें एनर्जी मिल रहे हैं, तब तक हमें पावर मिल रहा है। ठीक है, हाई स्पीड विंड रोटेट विंड मिल्स कनेक्टेड टू द जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है यहाँ पे विंड मिल होते हैं, जिसको हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं। क्या होता है, ये विंड मिल होता है। अब ये विंड मिल क्या होगा कि ये जब तेज़ घूमेंगे, सूरज उससे हवा से घूमेंगे, तो इसके साथ जो है ये अंदर से वायर कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से जनरेटर जो है वो ऑन होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ठीक है, ये होता है विंड एनर्जी। ठीक है, connected to generator mainly located in coastal and mountainous region where strong wind blow। और ये पवन चक्की वाला जो ये विंड वाला एनर्जी जो होता है वो वहाँ ज़्यादातर कहाँ पे होता है, उस एरिया में होता है, कोस्टल एरियाज़ हो गया या माउंटेनियस एरिया रीजन हो गया, जैसे कि जहाँ पे ये हवा बहुत तेज़ चलता है उस एरिया में ये होता है। ठीक है, विंड फार्म्स फाउंड इन नीदरलैंड्स। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होगा, विंड मिल होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे हो गया 3 तो 4 5 6 7 8 9 10 20 होगा, तो उसको विंड फार्म बोलेंगे, पूरे को हम विंड फार्म्स बोलेंगे। विंड फार्म्स मिलते हैं कहाँ पे, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके, द यूएसए एंड स्पेन में। ठीक है, वहाँ पे हवा जो है विंड यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर, इसमें क्या होगा, जब कोई हैवी आइटम, ठीक है, हैवी एटम जैसे कि हो गया यूरेनियम हो गया या थोरियम हो गया, ठीक है, हैवी एटम को जब लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन से उसको हीट करेंगे, बॉम्बार्ड करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा उसमें स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा और उससे बहुत सारे लाइटर जो है न्यूट्रॉन बनेंगे, जैसे कि ये हो गया न्यूक्लियर बनेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो, यूरेनियम ले लो। ठीक है, आप जब इसको हीट करेंगे, न्यूट्रॉन से, एक हैवी एटम को, जैसे कि हैवी एटम हो गया, ये यूरेनियम हो गया, उसको जब लाइटर एनर्जी न्यूट्रॉन से जब वो हीट करेंगे, वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन्स हो जाएगा लाइटर न्यूक्लियर में। ठीक है, इस तरह से। और ये जो चेन रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा।
ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जब ये इस तरह से जब ये हीट कर रहा है, जब ये ब्रेक डाउन्स हो रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसी हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यहाँ से जैसे किया हुआ है, यहाँ से हीट, ठीक है, यहाँ से हीट जा रहा है। ठीक है, अब उस हीट की वजह से जो पानी जो है बहुत ही गर्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रॉड लगे हैं जिसकी वजह से पानी जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। और जब ये बॉयल हो जाएगा, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो उससे क्या पैदा होगा, स्टेम पैदा होगा, यानी कि भाप कहते हैं जिसको। उस स्टेम को हाई प्रेशर में इधर छोड़ा जाता है और उस हाई प्रेशर की वजह से ये टरबाइन्स होता है ना, ये घूमते हैं। ठीक है, जब टरबाइन्स घूमेंगे तो जनरेटर ऑन होगा, जनरेटर जब ऑन होगा तो इस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियर पावर वाला एनर्जी। ठीक है, वो बॉम्ब वाला न्यूक्लियर नहीं है। ठीक है, तो यूरेनियम और थ्योरम को यूज़ किया जाता है अंडर फ्यूजन के लिए, जिससे पावर प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और उसी हीट को, ठीक है, उसी गर्मी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आया? ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर, बहुत ज़्यादा ये न्यूक्लियर पावर यूज़ किया जाता है कहाँ पे, यूएसए और यूरोप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंडिया में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है। न्यूक्लियर पावर जहाँ से ये होता है, यूज़ किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है इस जगह। झारखंड और राजस्थान में बहुत ज़्यादा यूरेनियम जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, थ्योरम जो है वो केरला में पाया जाता है, मिनरल्स है जो पाया जाता है, और जिसको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए। समझ में आया? अब हमारा नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी। क्या आता है? जियोथर्मल एनर्जी आता है। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, हीट एनर्जी जो ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। हीट एनर्जी, जो ऊर्जा जो हमें अर्थ से मिलते हैं, उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब अर्थ होता है, थर्मल मतलब गर्मी। ठीक है, एनर्जी, थर्मल मतलब एनर्जी होता है। जियोथर्मल जो है अर्थ का जो उसको यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा हम, ये पृथ्वी हो ना, ज़मीन है ना, जितना ज़्यादा हम उसके नीचे जाएंगे, उसके नीचे जितना हम ज़्यादा नीचे जाएंगे, उतना टेम्परेचर जो है उतना ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे ये बना लो, सुरांग जैसे बना लो, ठीक है, उसमें सैंड में, मिट्टी में, तो जैसे जैसे हम उसको निकालेंगे, जितना हम नीचे जाएंगे वहाँ पे वो सैंड जो है गर्म होगा, है ना। उसी तरह से बहुत नीचे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। ठीक है, अब ये ज़्यादा जब अर्थ के जो नीचे जो है, जैसे कि यहाँ पे ये ज़मीन है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे, जितना नीचे हम जाएंगे उतना ज़्यादा हीट होगा। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो ऐसा क्रैक्स होता है ना, जो क्रैक्स होता है ना, उसको देखकर वो क्या करने की कोशिश करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं। जब वो ऊपर आते हैं तो वो पानी का जो है वो हॉट स्प्रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? हॉट स्प्रिंग बन जाता है, और ये पानी जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और वो बॉयल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो है अर्थ में, जो मिट्टी, ज़मीन में जो है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हीट होता है। जब वो नीचे बर्दाश्त नहीं होता है तो इस तरह से वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी उसने क्रैक्स देखा, ओपनिंग्स देखा, वहाँ पे वो ऊपर आया, तो वहाँ का जो पानी जो है वो पूरा बॉयल हो जाता है।
ठीक है, और ये चलता रहता, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और ये जो वाटर जो है, हॉट वाटर जो है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है, बल्कि और जैसे कि कुकिंग हो गया, हीटिंग हो गया, बैथिंग हो गया, ठीक है। कुकिंग के लिए भी उस पानी को यूज़ किया जाता है। अब ये कहाँ यूएसए जो है वहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा जियोथर्मल पावर यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूएसए में। और उसके बाद जो है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। इंडिया में मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा जो है जो लद्दाख में है, वहाँ पे ये जियोथर्मल एनर्जी जो है वो यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे पूगा में कहता है कि जो वहाँ पे पानी होता है ना, हॉट स्प्रिंग होता है ना, उसके जो साइड पे आप 2-3 अंडा रख लो, ठीक है। फिर आप जाओ नहाने के लिए, जाओ वहाँ पे बैथिंग करो, नहा के आओ, तो फिर वो अंडा जो है बिल्कुल पूरा बॉयल्ड हो जाता है, ठीक है। बॉयल्ड हो जाता है, वो बन जाता है, कुक हो जाता है, और उसको खाते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, जियोथर्मल एनर्जी होता है। टाइडल एनर्जी वो एनर्जी होता है, वो ऊर्जा होता है जो टाइड यानी कि लहर, पानी का जो लहर होता है ना, उससे जो उसको पानी के लहर को भी यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आया? एनर्जी जनरेट फ्रॉम द टाइड इज़ कॉल्ड टाइडल एनर्जी। वो एनर्जी जो टाइड से मिलते हैं, जो लहर से मिलते हैं, उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ टाइड इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है इस तरह से 2 ब्रिज बनाया जाता है, ब्रिज जैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसमें होल रखते हैं, ठीक है। और उस होल में क्या रखता है, वो लोग टरबाइन फिट करते हैं। जब पानी ऊपर आएगा हाई टाइड से, तो पानी यहाँ से आ जाएगा, इन होल से पानी अंदर आएगा, तब भी ये टरबाइन घूमता है। जब लो टाइड होगा तो पानी वापस चला जाएगा, है ना। जो पानी जो है क्या जाएगा, वापस चला जाएगा। जब वो वापस जाएगा तब भी वो टरबाइन को ऐसे घुमाएगा, ठीक है। और वो टरबाइन जो है उसी जनरेटर के साथ जो है वो फिट किया जाता है। अब जब जनरेटर ऑन होगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? इस तरह से 2 ब्रिज बनाया जाता है, और ब्रिज में होल रखे जाते हैं, और उस होल्स में टरबाइन्स जो है वो फिट किया जाता है, प्लेट्स फिट किया जाता है। जब हाई टाइड होगा, यानी कि पानी ऐसे ऊपर आएगा, लहर ऊपर आएगा, तो वो पानी जो है उन होल्स के थ्रू, सुरंगों के थ्रू क्या होगा, अंदर आएगा। और जब वो पानी का जो स्पीड होगा, उससे क्या होगा, ये टरबाइन जो है वो घूमेगा। अब जब लो टाइड होगा, यानी कि जब पानी वापस चला जाएगा, तब भी ये जो है टरबाइन को क्या करेगा, वो घुमाएगा, ठीक है। तो हाई टाइड और लो टाइड से इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, हाई टाइड और लो टाइड को, ठीक है। रशिया में है, फ्रांस में है, और इंडिया के गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात के जो है वहाँ पे उस साइड में है, ठीक है। जहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, टाइडल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट यानी कि लास्ट हमारा आता है बायोगैस, ठीक है। Organic waste, for example, dead plants and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into gaseous fuel called biogas. जो वेस्ट होता है, वेस्ट यानी कि कचरा जो हमें नहीं चाहिए, हम उसको कचरा मान के उसको फेंकते हैं, उसको भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेड प्लांट्स हो गया, ये प्लांट का जो है पौधे का पत्ता, ये लीफ, ये हो गया, ठीक है। एनिमल का मटेरियल्स हो गया, जो डेड एनिमल्स जो है उसका जो रिमेन्स होता है, ये रह जाता है, वो हो गया।
एनिमल्स का डंग जैसे कि काऊ डंग, गोबर, जो किचन से वेस्ट आते हैं, क्या क्या वेस्ट नहीं आता है किचन से, तो सब्ज़ी का वेस्ट आता है, सब्ज़ी का छिलका आ जाता है, फ्रूट्स का छिलका आ जाता है, और पता नहीं क्या क्या आता है, वो सारा वेस्ट होता है। अब उन वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं क्या बनाने के लिए, गैस बनाने के लिए, गैसियस फ्यूल बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस। ठीक है, एक टैंकी रखा जाता है, ठीक है, ऐसे एक टैंकी रखा जाता है, यहाँ से एक पाइप रखा जाता है, ठीक है, यहाँ से एक पाइप रखा जाता है, और यहाँ से भी एक बड़ा सा पाइप रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये टैंकी को, इस टैंकी को जो पूरी तरह से सील किया जाता है, यानी कि ये हवा जो है बिल्कुल बाहर ना जाए। समझ में आया? इसके साथ एक पाइप फिट किया जाता है जो बिल्कुल ही एयर टाइट होता है, ठीक है, बिल्कुल लीक नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले जो है इसमें वेस्ट को डाला जाता है, इस पाइप में से वेस्ट इसमें डाला जाता है, ठीक है, जो कचरा होता है ना इसमें डालो, काऊ डंग जैसे कि गाय का गोबर हो गया, उसमें पानी मिलाओ, उस तो बाल्टी भर के इसमें डालो, इस टैंकी में डालो, ठीक है, या सब्ज़ी का छिलका हो या फ्रूट्स का जो भी छिलका विलका हो वो सारे इसमें डालो, ठीक है, इसमें डालो। अब इसको बंद करके रखा जाता है 1 हफ्ते के लिए या 5 दिन के लिए बंद करके रखा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, तब तक वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है, ये सड़ जाता है। अब सड़ने के बाद जो जब ये सड़ जाता है तो उसमें से गैस निकलते हैं, गैस प्रोड्यूस होता है, वो गैस होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जितना ज़्यादा उसको रखेगा सड़ने के लिए उतना ज़्यादा उसमें से गैस निकल आएगा, ठीक है, और उस गैस को यहाँ से ले जाया जाता है पाइप के ज़रिए और उसको एक ट्यूब में जमा कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये एक तो उसने गैस प्रोड्यूस कर लिया, कौन सा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फ्यूल गैस है, फ्यूल वाला गैस है, ठीक है। अब जो सड़ गया हुआ है, जो रह गया हुआ है, उसको हम खाद बना सकते हैं, जिसको कहते हैं मैन्योर। उसको हम खाद बनाने, खेत में डालने के लिए, वो बहुत ही अच्छा खाद होता है, ऑर्गेनिक होता है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें मिलावट नहीं होता है। समझ में आया? तो ये ऑर्गेनिक, एक तो इससे मैन्योर मिल जाता है, खाद मिल जाता है, जो फर्टिलाइज़र्स मिल जाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं खेत में सब्ज़ी में डालने के लिए, या सब्ज़ी उसको जब सब्ज़ी हम उगाते हैं उसमें डालने के लिए, और जब फूलों में जो, ठीक है, फ्लावर्स जब वो करते हैं उसमें उस सॉइल में भी हम उसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, खेत में भी हम उसको डाल सकते हैं इस खाद को। दूसरा उसमें से मैन्योर मिलता है, दूसरा उसमें से गैस मिलता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल गैस, ठीक है। तो इस तरह से बायोगैस बनाते हैं बच्चे, ठीक है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं लोग गाँव में, और उससे दूसरा जो है मैन्योर भी मिलते हैं, यानी कि उससे खाद भी मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शनल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो एक ख़त्म हो सकता है, क्योंकि उसको बहुत लॉन्ग टाइम से लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टाइम से यूज़ में है, तो एक दिन वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कि उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो सेफ़ नहीं है, ठीक है, उससे वो पोल्यूट करते हैं,
ठीक है, पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो दूसरा वो ख़त्म हो रहा है, तो लोगों ने ये देखा कि ये एक तो ख़त्म हो रहा है, दूसरा जो है ये क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें दूसरा ऑप्शन जो है हमें ढूंढना होगा, ताकि एक तो ये हमें देखना होगा, ये एक तो ये सेफ़ हो इन्वायरमेंट के लिए, दूसरा जो है ये नॉन एग्जॉस्टेबल हो, ठीक है। तो उनके आधार पे जो है कुछ एनर्जी उन्होंने खोजा, डिस्कवर्ड किया, जो था सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी था, विंड एनर्जी था, टाइडल एनर्जी जैसे, ठीक है, ताकि ये लोग हमें एनर्जी ऊर्जा दे, ठीक है, और ये सेफ़ भी हो इन्वायरमेंट के लिए और ये ख़त्म भी ना हो, ठीक है। तो ये देखा, तो उन्होंने अभी ये डिस्कवर्ड किया, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इसको रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है। कहीं जगहों पे ये यूज़ हो रहे हैं, कहीं जगहों पे ये यूज़ नहीं हो रहे हैं। अब धीरे धीरे करके इसको और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, अच्छा करेंगे, उसको और ज़्यादा डेवलप करेंगे, तो इसको लार्ज स्केल में उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो एनर्जी जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, तो एवरीवेयर, एनर्जी इज़ एवरीवेयर। हमें ये देखना है कि किस तरह से उसको यूज़ में लाया जा सकता है। वो डिफ़िकल्ट होता है, वो मुश्किल होता है और वो कॉस्टली भी पड़ता है, वो महंगा भी पड़ता है। मगर एक बार हमने उसको डिस्कवर किया, एक बार हमने उस पर काम किया, वर्क किया, तो उसके बाद बार बार उसको पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, एनर्जी जो है उसको, ऊर्जा को ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारा सेफ हो। समझ में आया? तो ये हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। बहुत मुश्किल से हमने ये इसको कंप्लीट किया हुआ है, हमने लंबा लिया है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सा है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है और बायोगैस है, ठीक है। ये नॉन कन्वेंशनल इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि इनको ये रिसेंटली डिस्कवर्ड किया हुआ है, और ज़्यादातर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ज़्यादातर जो है रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टेबल है, ख़त्म नहीं होगा ज़्यादातर, यानी कि पूरा नहीं, ज़्यादातर, ठीक है। जैसे कि ज़्यादातर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, वो ख़त्म हो सकता है, वैसे ही ज़्यादातर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टेबल होता है। समझ में आया बच्चे? इसको मैंने पढ़ाया, इसको देखा, वीडियो को भी आप बार बार देखो और उसके साथ साथ बुक भी आप पढ़ो, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर में हम इसका एक्सरसाइज, नेक्स्ट हमारा जब लेसन होगा तो हम उसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन।